वो औरत अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान के साथ प्रशांत की आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ी। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो समझ गया कि वो बूढ़ी अबला जैसी दिखने वाली औरत वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली थी। डर के कारण उसके पसीने छूटने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। घबराओ मत, मैंने बहुत सारी आंखें निकाली हैं। अगर तुम हिलोगे नहीं तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाए, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रशांत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत को, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उस औरत ने चाकू एकदम प्रशांत की दाहिनी आंख के पास ला दिया। तभी दुकान के पीछे से तेज गड़गड़ाने की आवाज आने लगी। ये आवाज उस टिन के पतरे की थी जो कुएं पर ढका हुआ था। ये कैसी आवाज है? उस औरत ने रुकते हुए पूछा। ये आवाज घर के पीछे वाले कुएं से आ रही है, प्रशांत ने फूली हुई सांसों के साथ कहा। तभी दुकान में लाल रंग की लालिमा छा गई और सामने की दांत को एक काले रंग की परछाई दिखने लगी। लेकिन प्रशांत के पीछे क्या हो रहा था वो उसे नहीं दिख रहा था, मगर उसके सामने खड़ी वो कुछ देख पा रही थी। उसने जो भी देखा उससे उसके होश उड़ गए और उसके हाथ वाला चाकू नीचे गिर गया। तुम यहाँ? ये नहीं हो सकता, कहते हुए वो औरत थर थर कांपने लगी। ये सुनकर प्रशांत चौंक गया। तभी वो औरत बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतना कहते हुए वो औरत दुकान। प्रशांत ने उस भागती हुई औरत का हाथ पकड़ा। तभी उसका मणि दुकान में गिर गया, लेकिन वो औरत अपने मणि को वापस लेने के लिए भी नहीं रुकी। प्रशांत ने उस हरे रंग की मणि को अपने हाथ में उठा लिया और गौर से देखा। ऐसा चमकीला मणि उसने आज तक कभी नहीं देखा था। प्रशांत ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसे घर के पीछे कुआं दिख रहा था जिसमें लाल रंग का खून खौल रहा था। प्रशांत सोचने लगा कि अचानक उस औरत ने ऐसा क्या देख लिया था जो वो अपनी जान बचाते हुए दुकान से भागी थी। प्रशांत ने वहां आसपास देखा, लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी आंखें बच गई थी। उसने मणि को जेब में रखा और सीधे अपने कमरे में चला गया। ये सब अचानक मेरे साथ क्या होने लगा है? प्रशांत ने बेड पर लेटे हुए सोचा। कहाँ पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर ये अचानक अमावस की रात से ये क्या ड्रामा शुरू हो गया है? प्रशांत अपने बेड के कोने की तरफ देख रहा था कि उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में एक काला साया दरवाजे की दरार से आ रहा था। धीरे धीरे उस काले साए ने एक मनुष्य नुमा आकृति धारण कर ली। हाँ, अब तुम कौन हो? प्रशांत ने डरते हुए उस काले साए से पूछा। वो काला साया स्थिर नहीं था। कभी उसमें किसी इंसान की शक्ल बनती तो कभी सिर्फ धुआं ही दिखता। मैं होरी हूं और तुम मेरे नौकर। उस काले साए से आवाज आई। प्रशांत ने गौर किया तो काले साए के चेहरे नुमा आकृति पर 2 लाल रंग की आंखें टिमटिमा रही थी। मैंने तुम्हें उस औरत के चंगुल से बचाया है। अब तुम्हारी जान मेरे पास गिरवी है। मैं तुमसे जो कहूंगा वो ही तुम्हें करना होगा। काले साए में से गूंजती हुई आवाज निकली। प्रशांत हक्का बक्का रह गया। उस काले साए में से फिर से आवाज गूंजी। मुझे किसी बेगुनाह की बलि चाहिए। ये खून से भरी बोतल लो। एक सुनसान चौराहे पर इस खून से एक यंत्र बनाना और इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना। काले साए ने प्रशांत को आदेश दिया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्रशांत ने डरते हुए कहा। मैंने आज तक किसी बेगुनाह का खून नहीं किया है और ना ही किसी के कहने पर ऐसा करूंगा। काले साए ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी भयानक हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने किसका खून किया है और किसका नहीं, काले साए ने कहा। यह सुनकर प्रशांत चौंक गया और वो हड़बड़ाते हुए बोला।
वो एक दुर्घटना थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो एक बार तुम फिर मेरे लिए एक बेगुनाह की बलि दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे किसी अपने की बलि मैं खुद ले लूंगा। उस यंत्र का चित्र तुम्हारे दादाजी की दुकान में बाएं हाथ की दीवार पर दिख जाएगा। उस यंत्र को इसे खून से बनाना और वैसा ही करना जैसे मैंने कहा था। और अमावस की रात को मेरी नींद खुल जाती है और 24 घंटे के अंदर मुझे खून की बलि चाहिए होती है। हाँ, अगर मैं ऐसा ना करूं तो? प्रशांत ने पूछा। वो गहरा काला साया अब एक बादल बन चुका था। वो बिना प्रशांत को जवाब दिए दरवाजे की दरार से गायब हो चुका था। काले साए के जाते ही कमरे में उजाला हो गया। प्रशांत अभी भी बेड पर बैठा सोच रहा था कि वो सब सच था या सपना। मेरा सर इतना भारी है, मैं सोया था कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रशांत ने अपने आप से कहा। फिर प्रशांत की नजर उसके बेड के बगल वाली मेज पर गई। वहां वाकई में खून की एक छोटी बोतल थी और उसके नीचे कागज पर लिखा हुआ एक मंत्र। प्रशांत ने जब उसको देखा, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। तो क्या इसका मतलब ये सब सच था? प्रशांत ने सोचा। प्रशांत ने कागज के टुकड़े को उठाकर देखा। हे होरी, हे मृत्यु के देवता, मैं रात के इस मुहूर्त में तुम्हारा आवाहन करता हूं, इस बेगुनाह की बलि मंजूर करो। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था। प्रशांत ये पढ़कर हैरान हो गया। उसने वो पर्ची और खून की बोतल को मेज की दराज में डाल दिया। तब तक सुबह हो चुकी थी और सूरज निकल आया था। मेरे किसी अपने की बलि ले लेगा? बेवकूफ, मेरी जिंदगी में मेरा अपना है। दादा दादी तो मर गए, माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। प्रिया जो एक समय में मेरी बहुत करीब, उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब मुझे उससे क्या लेना देना? मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बलि वो काला साया ले सकता है। प्रशांत ये सोचकर किचन में नाश्ता बनाने चला गया। फिर पूरा दिन प्रशांत दुकान पर ऐसे ही खाली बैठा रहा। जब दिन भर कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी, तब प्रशांत के दिल को थोड़ी शांति पहुंची। आज का दिन तो शांति से निकल गया। शाम होने से पहले ही दुकान बंद कर देता हूं, नहीं तो फिर पता नहीं क्या नया ड्रामा शुरू हो जाए, प्रशांत ने कहा। तभी उसे विजय का फोन आया। प्रशांत ने फोन रिसीव किया। तभी सामने से विजय की घबराहट भरी आवाज आई। प्रशांत, जल्दी से अस्पताल आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? प्रशांत ने डरते हुए पूछा। प्रिया एक गुंडे को पकड़ रही थी, दोनों में हाथापाई हुई और उस गुंडे ने प्रिया के ऊपर गोली चला दी। प्रिया इस समय आईसीयू में है, तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। विजय ने प्रशांत को सारा हाल कह सुनाया। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। ये कहते हुए प्रशांत ने फोन काटा और गाड़ी की चाबी उठा ली। उसने तुरंत ही दुकान बंद करी और दादाजी की शववाहिनी लेकर अस्पताल की तरफ चल दिया। मुझे पता है कि प्रिया अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, हम एक समय में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आज इसी दोस्ती के कारण मैं अस्पताल जा रहा हूं, प्रशांत ने अपने आप से कहा। प्रशांत को खुद भी नहीं पता था कि प्रिया को ऐसी हालत में देखकर उसके दिल के किसी कोने में प्यार फिर से जाग जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही प्रशांत ने डॉक्टर से पूछा, प्रिया ठीक तो हो जाएगी ना? हमने ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दी है, मगर उसके सर पर गहरी चोट आई थी, ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसीलिए उसको आईसीयू में रखा है। इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने प्रशांत को बताया। प्रशांत ये सुनकर आईसीयू के बाहर ही बैठ गया। विजय ने उसके पास बैठते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम प्रिया को लेकर बहुत परेशान हो। नहीं, परेशान नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, प्रशांत ने जवाब दिया। प्रशांत और विजय आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक आईसीयू से नर्स बाहर निकली और चिल्लाने लगी, डॉक्टर जल्दी आओ।
पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। प्रशांत और विजय भागकर आईसीयू के बाहर वाली खिड़की से देखने लगे। तुरंत ही डॉक्टर वहां पहुंच गया था। प्रशांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने काले साए की छवि प्रिया के ऊपर मंडराती हुई देखी। विजय, क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मुझे? प्रशांत ने विजय के कंधे को अपने पास खींचते हुए बोला। हाँ, वो प्रिया को ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं। शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, विजय ने जवाब दिया। नहीं नहीं, वो नहीं। क्या वो काला साया तुम्हें भी दिख रहा है? प्रशांत ने उंगली से इशारा करते हुए पूछा। विजय ने प्रशांत को घूरते हुए देखा और कहा, कौन सा काला साया? इतनी देर में डॉक्टर और नर्स प्रिया को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। विजय ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, किस काले साए की बात कर रहे हो तुम? वो काला साया वाकई में प्रिया के ऊपर था, प्रशांत ने विजय के हाथ को हटाते हुए बोला। विजय का चेहरा देखकर प्रशांत समझ गया कि वो उसकी बात को नहीं मान रहा था, मगर प्रशांत को क्या करना था ये उसे समझ में आ गया था। उसने तुरंत अस्पताल के बाहर दौड़ लगा दी। अरे रुको रुको प्रशांत, कहां जा रहे हो? पीछे से विजय चिल्लाता रहा। एक बहुत जरूरी काम है, प्रशांत ने बस इतना ही कहा। प्रशांत ने गाड़ी को तेजी से अपने घर की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे की तरफ भागा। प्रशांत ने मेज की दराज खोली तो वहां पर खून की छोटी बोतल और वो पर्ची रखी हुई थी जो होरी ने उसे दी थी। उसने तुरंत दोनों चीजों को अपनी जेब में रखा और भागता हुआ दुकान पर आया। दुकान में होरी की बताई जगह पर वाकई में एक यंत्र बना हुआ था। प्रशांत ने अपने फोन से उस यंत्र की फोटो खींची और गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। गाड़ी चलाते चलाते प्रशांत एक वीराने में पहुंच गया। उसने वहां गाड़ी रोकी और उतरकर वहां पर बने एक चौराहे के पास जाकर रुक गया। शायद ये जगह ठीक रहेगी, प्रशांत ने सोचा। उसने अपने जेब से खून की बोतल और पर्ची निकाली। प्रशांत ने अपनी घड़ी देखी, रात के 12 बजने को थे। वहां आसपास कोई नहीं था। प्रशांत ने जल्दी से चौराहे पर जाकर खून से यंत्र को बना दिया और वो मंत्र बोलने लगा। हे होरी, हे मृत्यु के देवता, मैं रात के इस मुहूर्त में तुम्हारा आवाहन करता हूं। इस बेगुनाह की बलि मंजूर करो। 3 बार इस मंत्र को बोलने के बाद प्रशांत ने अपनी आंखें खोली। कोई अनहोनी नहीं हुई थी तब तक। अब प्रशांत वहां से उठकर दूर पार्क की हुई शव वाहिनी में बैठ गया। उसने इधर उधर देखा मगर सड़क पर कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक ही वहां सामने की सड़क से एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड में आ रही थी। इतनी स्पीड, शायद ब्रेक फेल हो गया है, तो खुद से बोल उठा। लेकिन तभी वो गाड़ी चौराहे से पास होते हुए सामने वाले खंबे से जोर से टकराई। गाड़ी के इंजन और कांच का कचूमर बन गया और इंजन में से धुआं निकलने लगा। प्रशांत ये देखकर हैरान रह गया। वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और तभी उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से एक औरत अधमरी हालत में बाहर आ गिरी। औरत का हाथ धीरे से उठा। उसने मंद आवाज में कहा, मेरी मदद करो। प्रशांत उस औरत की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता तब तक उस औरत की मृत्यु हो चुकी थी। प्रशांत ये सब देखकर बहुत डर गया था। वो समझ गया कि होरी ने उस बेगुनाह औरत की बलि ले ली। उसने औरत के करीब जाना ठीक नहीं समझा। प्रशांत वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी विपरीत दिशा में मोड़ दी। आज मुझसे वो हो गया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मेरी वजह से उस बेकसूर बेगुनाह की जान चली गई। इस काले साए ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे जल्द ही इसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं और कितने बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मैं बनूंगा। प्रशांत गाड़ी चलाते हुए भावुक हो गया था और उसकी आंख के कोने से आंसू बहने लगे थे। तभी उसका फोन बजा। प्रशांत ने फोन उठाया तो सामने से विजय की आवाज आई। प्रशांत, चमत्कार हो गया। क्या?
प्रशांत ने हैरानी से पूछा। हाँ, प्रिया अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर का कहना है कि कोई चमत्कार हुआ जिससे प्रिया की जान बच गई। अब तो उसे होश भी आ गया है, विजय ने प्रशांत को बताया। ये सुनकर प्रशांत ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने विजय से पूछा। क्या वाकई में प्रिया की हालत सुधर गई है? हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो खुद अस्पताल जाकर देख लो, विजय ने जवाब दिया। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूं, प्रशांत ने कहा और फोन काट दिया। प्रशांत गाड़ी से उतरकर बाहर खड़ा हो गया। उसके दिल में अभी भी ग्लानि भरी हुई थी। हे महादेव, ये तुमने मुझे जिंदगी के कौन से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं पुलिस की नौकरी में ये सब देखकर थक गया था ना। वहां पर हो रहे मासूमों के शोषण को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। और अब तुम मुझसे वही काम करवा रहे हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा घृणा है। आज तो मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। प्रशांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसको फिर से विजय का फोन आया। प्रशांत, एक बात और, अभी हमें एक वीडियो हाथ लगा है। मैं चाहता हूं कि तुम वो वीडियो देखो। मैं तुम्हें फोन पर वीडियो की क्लिपिंग भेजता हूं, ठीक है? बाकी वीडियो तुम कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर देखना। कहते हुए विजय ने फोन कट कर दिया। तभी प्रशांत के फोन पर विजय ने एक वीडियो क्लिपिंग भेजी। प्रशांत ने जैसे ही वो वीडियो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या था उस वीडियो क्लिपिंग में? क्या प्रशांत अपने आप को होरी की शर्त से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी वेल, एक मौत का कुआं, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस वीडियो को देखकर सुनसान सड़क पर खड़े प्रशांत के पसीने छूट गए। वीडियो में एक चौराहा दिख रहा था और उसके बीचों बीच खून से एक यंत्र बना हुआ था। वो यंत्र वही था जो प्रशांत ने कुछ देर पहले बनाया था। लगता है पूरा वीडियो देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। कहीं इसमें मैं तो कैप्चर नहीं हुआ हूं। ये बात सोचकर प्रशांत का दिल बैठ गया। एक ही सेकंड में प्रशांत का पछतावा उसके डर में बदल गया था। वो झट से गाड़ी में बैठा और पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से गाड़ी चलाने लगा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही प्रशांत ने विजय को कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरते हुए देखा। जैसे ही विजय को एहसास हुआ कि प्रशांत वहां पर आ चुका है, वो प्रशांत को देखने लगा। प्रशांत को लगा कि पक्का विजय ने उसे भी उस चौराहे पर यंत्र बनाते हुए देख लिया है। ये सोच के उसका दिल बैठ गया। लेकिन तभी विजय बोला, मैं बहुत देर से इस वीडियो को देख रहा हूं, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम देखकर बताओ कि आखिर इसमें हुआ क्या है, विजय ने कहा। यह सुनकर प्रशांत थोड़ा और कंफ्यूज हुआ और एक कुर्सी को खींचकर विजय के बगल में आकर बैठ गया। उसने अब पूरा वीडियो ध्यान से देखा। ये देखो, इसमें चौराहे की सीसीटीवी फुटेज है और यहाँ खून जैसा कुछ गिरा हुआ है। विजय ने प्रशांत को इशारा करते हुए समझाया। अब एक तरफ से स्कूल बस आ रही है। ये स्कूल बस तो काफी तेजी से आ रही है, लगता है 100 के ऊपर की स्पीड होगी, प्रशांत ने कहा। हाँ, और रास्ते के पास पड़े इस बड़े वाले पत्थर को ध्यान से देखना, विजय ने स्क्रीन की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोला। प्रशांत ने देखा कि स्कूल बस पत्थर के ऊपर से निकल गई। विजय ने तुरंत वीडियो को पॉज किया और दोबारा चलाया। देखा तुमने, जैसे ही बस उस पत्थर के पास आई वैसे ही वो पत्थर खिसक गया। अपने आप इतना बड़ा पत्थर कैसे खिसक सकता है? अगर बस इससे टकराई होती ना तो चूर चूर हो जाती, विजय ने कहा। विजय की बात पर ध्यान देते हुए प्रशांत ने उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखा। आगे क्या हुआ? प्रशांत ने पूछा। आगे जो हुआ उसको देखकर तो मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है, विजय ने बोला। ये देखो, बस तेजी से आगे जाती है और पलटी खाकर अपने आप सीधी हो जाती है। अब इतनी तेज पलटी हुई बस 360 डिग्री घूमने के बाद सीधी कैसे हो सकती है? और दोबारा वो ड्राइवर उस बस को चलाता हुआ पता नहीं कहां गायब हो गया। बस के आगे के शीशे टूटे हुए हैं,
हाँ, तो जरूर वो कांच ड्राइवर की आंख में घुस गया होगा। विजय ने अनुमान लगाया। प्रशांत वीडियो को देखकर हैरान तो था ही, मगर उसके साथ ही साथ अपने आप को उस वीडियो में ना देखकर उसने चैन की सांस ली। क्या तुम्हारे पास इस वारदात के पहले का वीडियो है? प्रशांत ने विजय से पूछा। हो सकता है हमें दिख जाए कि वो चिन्ह किसने बनाया, प्रशांत ने कहा। नहीं, वो रिट्रीव नहीं हो पाया। 4 साल बाद इतना ही बड़ी मुश्किल से मिला है। बस के आसपास और कोई भी नहीं है, कोई संदेहजनक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है, विजय ने कहा। लेकिन प्रशांत का ध्यान कहीं और था। वो सोचने लगा कि 4 साल पहले भी चौराहे पर उस यंत्र का निशान किसने बनाया होगा। क्या होरी ने इसके लिए किसी और को मजबूर किया होगा? तभी विजय ने उससे पूछा, वैसे बात बहुत अटपटी है, मगर क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो प्रशांत? विजय, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं इन सब चीजों पर कभी भरोसा नहीं करता, प्रशांत ने जवाब दिया। तो फिर इस सब का क्या मतलब है? विजय ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नकली वीडियो बनाया गया है? इस वीडियो को साइबर ब्रांच को दिखा सकते हो सकता है वो बता दे कि ये वीडियो असली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया हुआ है, प्रशांत ने कहा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वीडियो नकली है, विजय ने बोला, मगर इतना सब कौन करेगा, और वो भी किस लिए? थोड़ी देर सोचने के बाद प्रशांत को लगा कि उसे विजय को सब बता देना चाहिए। वो विजय को पुलिस स्टेशन के बाहर ले गया और बोला, विजय, मुझे पता है कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बात तुम्हें अटपटी लगेगी। मैंने भी इस पर विश्वास नहीं किया था, मगर एक के बाद एक इतनी घटनाएं हो रही हैं कि मुझे तुम्हें यह बताना अब बहुत जरूरी हो गया है। प्रशांत, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। मुझे पता है कि तुम कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोलोगे, और वैसे भी 2 दिन से मुझे तुम्हारा रवैया बहुत ही अजीब लग रहा है। खुल के बताओ कि क्या बात है, विजय ने कहा। प्रशांत ने विजय को पिछले 2 दिनों से हो रही घटनाओं के बारे में विस्तार से बता दिया, लेकिन प्रशांत ने कुछ घंटों पहले चौराहे पर खून से कोई यंत्र बनाया था, ये बात उसने विजय को नहीं बताई। क्या वाकई में ये सब होता है? विजय ने प्रशांत से पूछा। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, मगर वो काला साया कौन है, अब ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है, और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास तो नहीं करता हूं, मगर ये बनारस नगरी बहुत ही विचित्र नगरी है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये बात शायद किसी और ने कही होती तो मैं उसे पागल करार देता, मगर तुम एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूं, विजय ने प्रशांत से बोला। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, विजय ने कहा। प्रशांत ने अपनी जेब से वो पर्ची निकाली और उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं प्रिया को देखने, और बाकी कुछ पता चले तो बताना विजय। ये कहते हुए प्रशांत वहां से निकल गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल में प्रिया को अब आईसीयू से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उस कमरे में प्रिया अकेली सो रही थी। प्रशांत वहां पहुंचा। उसने प्रिया को देखा और बोला, मुझे पता नहीं था कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। वो काला साया तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। ये कहते हुए प्रशांत प्रिया के बगल में बैठ गया। तभी उसकी नजर प्रिया के चेहरे पर बने गहरे घाव के निशान पर पड़ी। उस गुंडे ने कितनी बेरहमी से तुम्हें मारा है, प्रशांत ने कहा। मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक प्रशांत को याद आया कि वो हरे रंग का मणि जो वो औरत छोड़ कर गई थी, वो उसके पास था। प्रशांत ने अपनी जेब से उसे निकाला और प्रिया के चेहरे पर हल्के हाथ से लगाने लगा। देखते ही देखते प्रिया के सारे घाव भर गए और उसका चेहरा पहले की तरह फिर से स्वस्थ और हसीन हो गया। प्रशांत ने हैरानी से उस हरे रंग की मणि की तरफ देखा और खुद से बोला, ये तो वाकई में जादुई मणि है। लेकिन वो औरत ऐसी जादुई चीज के लिए मेरी आंख क्यों चाहती थी? प्रशांत ये सब सोच ही रहा था कि कमरे में नर्स आ गई। उसने प्रशांत को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी पेशेंट को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। तुम बाहर बैठकर इंतजार करो।
फिर नर्स ने प्रिया की तरफ नजर डाली और वो हैरान रह गई। प्रशांत नर्स की हैरानी की वजह समझ गया। वो चुपचाप बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। अस्पताल के बाहर आते ही प्रशांत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सुबह होने में अभी भी समय था और प्रशांत घर वापस नहीं जाना चाहता था। प्रशांत गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी सुनसान रास्ते पर चलाने लगा। अगर घर वापस गया तो पता नहीं फिर कौन सा कांड हो जाए। वो काला साया सुबह नहीं आता है, इसलिए जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी वैसे ही मैं घर वापस जाऊंगा, प्रशांत ने अपने आप से कहा कि तभी अचानक उसके सामने से एक सफेद रंग की आकृति पास हुई। उसे देखकर प्रशांत ने जोर से ब्रेक लगाई। अरे वो क्या था? कहीं मैंने गलती से किसी को... ये सोचते हुए वो झट से गाड़ी से नीचे उतर गया। वो सफेद आकृति उससे थोड़ी दूरी पर थी। ये तो शालीमार बाग है जहां पर वो बस और बच्चों के शव मिले थे, प्रशांत ने इधर उधर देखते हुए कहा। मगर ये कौन है? पता नहीं ये क्या चीज है, प्रशांत ने खुद से बोला। फिर धीरे धीरे प्रशांत उस सफेद आकृति की तरफ बढ़ने लगा। प्रशांत को लगा कि उस सफेद आकृति ने एक लड़की का रूप ले लिया था और वो स्थिर होकर पार्क की हरी घास पर बैठी हुई थी। प्रशांत धीरे धीरे उस आकृति की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। उसके पास पहुंचते ही प्रशांत ने हिम्मत बटोरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशांत ने अपने पैर से उसे थोड़ा धक्का दिया तो वो आकृति जमीन पर गिर गई। प्रशांत को बड़ा अजीब लगा। तभी उसे सामने स्टैंड पर रखा हुआ एक मोबाइल फोन दिखा। प्रशांत ने झुककर मोबाइल फोन को गौर से देखा। उसमें उसको अपनी शक्ल दिखने लगी। फोन पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे। प्रशांत समझ गया कि वो सफेद आकृति वाली लड़की कोई भूत नहीं बल्कि कोई लाइव इवेंट थी जिसको सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, और तुरंत वो मोबाइल फोन के सामने से हट गया। वो सफेद आकृति वाली लड़की फिर से मोबाइल फोन के सामने आकर बैठ गई। लड़की ने हाथ जोड़े और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा दोस्तों, लगता है पार्क में कुछ जाहिल लोग भी आ गए हैं। खैर, हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं उस शालीमार बाग में हूँ जहाँ पर कुछ दिन पहले पुलिस को एक स्कूल बस और बच्चों के शव मिले थे। कल अमावस की रात थी और आज की रात बहुत महत्व। कहते हैं आज के दिन अघोरी बलि देते हैं। ठीक रहा तो हम सच में किसी आत्मा को देख पाएंगे। प्रशांत उस लड़की की बातों को सुनकर हैरान था। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने बैठी हुई लड़की इंसान थी या कुछ और। उसका पूरा चेहरा कपड़े सफेद था और आंखों से चमकीली रोशनी निकल रही थी। मेरे पास ये प्राचीन किताब है, इसमें जैसा लिखा है मैं वैसा लाइव आप सबके सामने करके दिखाऊंगी, लड़की ने कहा। ये देखिए, मैंने एक सफेद कपड़े पर लाल रंग से एक यंत्र बना लिया है, ये देखिए, ठीक है। कहते हुए उस लड़की ने वो कपड़ा मोबाइल फोन पर सबको दिखाया। प्रशांत उस कपड़े को देखकर दंग रह गया। उसके ऊपर भी वही यंत्र था जो प्रशांत ने खून से चौराहे पर बनाया था। इस लड़की को ये यंत्र कहां से मिला, प्रशांत ने सोचा। फिर उस लड़की ने उस सफेद कपड़े को घास के ऊपर रख दिया। अब मैं इसके ऊपर चावल, सुपारी, काला तिल और जौ रखकर अघोरी की आत्मा का आवाहन करूंगी। हाँ, मेरी तरफ ध्यान से देखना। इस किताब में मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों को मैं धीरे धीरे उच्चारण करूंगी, ठीक है? सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। लड़की ने सारी विधियां और अपनी लाइव ऑडियंस। प्रशांत दूर से सब कुछ देख रहा था और हैरानी के साथ सोच रहा था, ये सब देखने के लिए इतने सारे लोग लाइव ऑनलाइन मिल गए हैं। उस लड़की के फोन पे कमेंट्स की झड़ी लगी हुई थी। वाह दीदी, बहुत बढ़िया, आज तो हम भूत देखकर ही रहेंगे। अरे भूत को छोड़ो, तुम ही मेरे पास आ जाओ हसीना। अगर आज तुमने असली भूत नहीं दिखाई ना तो कल भूत बनकर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम सब लोग भूत को देखने के लिए बहुत उतावले हो। तुम्हारे कमेंट से मेरा जोश बना हुआ है। मैं उच्चारण करती रहूंगी, आज अघोरी जरूर आएगा, लड़की ने अपनी लाइव ऑडियंस से कहा। इतना कहते हुए उस लड़की ने लोबान जलाना शुरू किया, जिसका धुआं धीरे धीरे पार्क में फैलने लगा।
प्रशांत ने उस धुएं की तरफ गौर से देखा और उसे वो काला साया याद आ गया, मगर अब उस लोभान का धुआं एक आकृति में बदलता जा रहा था। प्रशांत ने अपनी आंखें मली और फिर उस धुएं को देखा। हाँ, क्या सच में ये धुआं किसी का रूप ले रहा है या मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं? प्रशांत ने खुद से कहा। देखते ही देखते वो लड़की उठी और कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरने लगी। अचानक वो बहुत दूर जाकर घास पर गिर गई। प्रशांत दौड़ते हुए उस लड़की के पास गया। इससे पहले कि वो लड़की उठाता, लड़की ने प्रशांत की तरफ देखा। मदद करो मेरी, उसके रूखे गले से आवाज निकली। तभी किसी अनजान शक्ति ने मानो उस लड़की के पैर खींचने शुरू कर दिए। वो लड़की घास पर घिसट रही थी और जोर से चिल्ला रही थी। प्रशांत ने दौड़कर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़ो, प्रशांत ने लड़की से कहा। पूरे जोर से लड़की को अपनी तरफ खींचा। मुझे पता नहीं था कि इतनी नाजुक सी लड़की को खींचने के लिए मुझे इतना जोर लगाना पड़ेगा। प्रशांत ने पूरी ताकत के साथ उसको खींचते हुए कहा। अब प्रशांत उसको अपनी गाड़ी की तरफ लगा। गाड़ी तक पहुंचते ही उसने एक हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी की छत पर कोई चिन्ह बना था और उसमें से रोशनी निकल रही थी। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही वो रोशनी लड़की पर पड़ी। अचानक उस अनजान शक्ति की पकड़ ढीली पड़ गई। गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, प्रशांत ने चिल्लाकर कहा। मेरा फोन, उस लड़की ने धीमी आवाज में कहा। प्रशांत दौड़ता हुआ गया और घास पर रखे हुए फोन और स्टैंड को उठाकर गाड़ी में ले आया। फिर बिना पीछे देखे उसने गाड़ी को फुल स्पीड में वहां से चला दिया। वो लड़की पसीने से लथपथ हो चुकी थी और होश गंवाने लगी थी। गाड़ी में रखी पानी की बोतल प्रशांत ने उसको दी और कहा, ये पानी पी लो। फिर उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम तो वाकई में इंसान हो। लड़की ने बोतल से पानी पिया और फूली हुई सांसों के साथ बोली, हाँ अंकल जी, मैं जीती जागती लड़की हूँ। आपको क्या लगा? अंकल जी? हाँ, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? प्रशांत ने गुस्से में कहा। मेरा अच्छा खासा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, इससे ज्यादा ऑडियंस मुझे आज तक नहीं मिली और तुमने बीच में आकर ना पूरा मजा किरकिरा कर दिया। एहसान फरामोश लड़की, पता भी है तुम किसकी आत्मा को बुला रही थी? प्रशांत ने लड़की को चिल्लाते हुए बोला। आखिर किसकी आत्मा को आमंत्रण दिया था उस लड़की ने? क्या प्रशांत अपने आप को होरी के चंगुल से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी वेल, एक